Good morning, students. Today in this lecture, we are going to discuss our next topic, that is luminescence from photochemistry. Luminescence means, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है हिंदी में एक वर्ड चमक, तो luminescence जो है वो चमक के लिए यूज़ किया जाता है. अगर जनरल देखा जाए तो हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी है, हमने कोई आयरन रॉड ले ली. जब हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले वो गर्म होगी, देन वो रेड हॉट हो जाएगी, फिर भी अगर हमने हीट करना उसको कंटिन्यू रखा तो वाइट हो जाएगी, और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि वो ब्लू ब्लू से कलर में ग्लो करने लग जाती है वो रॉड. तो ये जो ग्लो है इस बॉडी में, ये तो आया ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट. बट अगर किसी बॉडी के अंदर इसी टाइप का ग्लो अदर देन द एक्शन ऑफ हीट, कि हीट के बजाय किसी दूसरे रीज़न से कोई बॉडी ग्लो कर रही है, तो वहाँ से क्या होगा, इस चीज़ को बेसिकली हम ल्यूमिनेसेंस ही बोल सकते हैं. वैसे तो क्या हुआ कि आयरन रॉड में यहाँ पर जो ग्लो था दैट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ग्लो हीट की वजह से ही हो. इसके लिए दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं जो अभी हम इसी टॉपिक में नीचे पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर जो ग्लो है दैट मे बी ड्यू टू सम अदर एक्शन अदर देन दैट ऑफ हीट, वो भी हो सकता है. बेसिकली ये जो लाइट है, या ये हम कहें कि ये जो ग्लो है, ये क्यों प्रोड्यूस होता है कि जब कुछ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने नॉर्मल यानी कि ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं तो वो कुछ लाइट एमिट करते हैं. और ये जो एमिटेड लाइट है, जो हीट के बिना किसी दूसरे रीज़न की वजह से हमारे पास आई है, इसको हम बोल सकते हैं कोल्ड लाइट. यानी कि कोल्ड क्यों बोला, क्योंकि हीट यहाँ पर रीज़न नहीं था. हीट होता तो इसको हम कोल्ड लाइट नहीं बोल सकते थे. तो अदर देन द एक्शन ऑफ हीट हमारे पास यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस आया है. तो यहाँ से जो लाइट प्रोड्यूस हुई है दैट लाइट विल बी कॉल्ड द कोल्ड लाइट. अब फिर हम अब बात करेंगे ल्यूमिनेसेंस क्या है. तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी. प्रॉपर डेफिनेशन हमने क्या दी, तो हम बात कर रहे थे बेटा ल्यूमिनेसेंस की, कि ल्यूमिनेसेंस क्या है. जो किसी भी बॉडी में ग्लो प्रोड्यूस होता है अदर देन द एक्शन ऑफ हीट, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी में कोल्ड लाइट की जो प्रोडक्शन है दैट इज़ नोन एज ल्यूमिनेसेंस. और ऐसी बॉडी जो ये ल्यूमिनेसेंस देती है, यानी कि कोल्ड लाइट जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनेसेंट. यानी कि वो बॉडी कैसी है, दैट इज़ ल्यूमिनेसेंट. ये वर्ड्स आई थिंक आप लोगों को दिख रहे होंगे. दिस इज़ ल्यूमिनेसेंट. ल्यूमिनेसेंट मीन्स वो बॉडी जो कोल्ड लाइट प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो ल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना शो करती है, दैट इज़ ल्यूमिनेसेंट बॉडी. और किसी भी बॉडी के अंदर हीट के अलावा किसी रीज़न से अगर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट फिनोमिना इज़ नोन एज ल्यूमिनेसेंस. अब अगर हम ल्यूमिनेसेंस को देखें तो हमारे पास 3 टाइप के ल्यूमिनेसेंस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नोन एज कैमिल्यूमिनेसेंस. तो कैमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है बेटा, कि जब किसी बॉडी में किसी पर्टिकुलर फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से ग्लो प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोई वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उसकी वजह से वहाँ पर कोई ग्लो प्रोड्यूस हो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर, तो वहाँ पर जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, या हम कहें वहाँ पर जो एमिशन ऑफ लाइट है किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ कैमिल्यूमिनेसेंस. अब कैमिल्यूमिनेसेंस को अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो कैमिल्यूमिनेसेंस है इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस. कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में तो क्या होता है, लाइट जब हम डालते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर कैमिल्यूमिनेसेंस में क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होने से लाइट प्रोड्यूस होती है. तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं. तो जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस एग्जांपल है कैमिल्यूमिनेसेंस के लिए, दैट इज़ द लाइट एमिटेड बाय ग्लो वॉर्म्स. ग्लो वॉर्म्स मीन्स आपको पता होगा फायरफ्लाइज. फायरफ्लाइज मीन्स जुगनू, आप लोगों ने सुना होगा. जुगनू का आपको पता है कि जब वो चलते हैं तो वो हमें अंधेरे में ऐसे ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं.
तो ये जो इसके अंदर जुगनू के अंदर यानी कि फायरफ्लाइज के अंदर जो लाइट हमें दिखाई देती है, दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ कैमिल्यूमिनेसेंस। ये होती किस वजह से है कि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूसीफेरिन। तो ल्यूसीफेरिन ये जो प्रोटीन है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ग्लो हमें दिखाई देता है। हालांकि इस रिएक्शन के लिए हमें एक एंजाइम की भी ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूसीफेरेज। तो यहाँ पर ग्लो वॉर्म्स के अंदर जो रीज़न है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द ल्यूसीफेरिन प्रोटीन in combination with the atmospheric oxygen in presence of luciferase enzyme। इसी तरीके से ये दो और एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ डिकेइंग वुड कंटेनिंग सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूसेस ल्यूमिनेसेंस। दूसरा यहाँ पर है येलो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन, कि येलो फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो P2O5 बना देता है और यहाँ पर हमें ग्रीनिश वाइट ल्यूमिनेसेंस दिखाई देता है। सेकेंड टाइप का जो ल्यूमिनेसेंस फिनोमिना है दैट इज़ फ्लोरेसेंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं। अब देखो फ्लोरेसेंस क्या होता है। हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब हम उनको लाइट को एक्सपोज करते हैं तो वो उन लाइट रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उन रेडिएशंस को इंस्टेंटेनियसली यानी कि इमीडिएटली या कुछ टाइम के बाद री एमिट कर देते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस, और ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या हो गया? whenever some certain substances are exposed to radiations, then they may absorb some of the energy from the radiations and then immediately or instantaneously स्टार्ट री एमिटिंग द एनर्जी। यानी कि फिर अगर हम उस सोर्स ऑफ रेडिएशंस को बंद कर देंगे तो हमें वहाँ पर तभी के तभी कुछ ग्लो दिखाई देता है। तो दैट फिनोमिना इज़ नोन एज फ्लोरेसेंस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है बेटा जैसे ही हमने लाइट के सोर्स को वहाँ से कट किया तभी के तभी हमें वहाँ पर कुछ लाइट एमिट होती हुई दिखाई दी। कुछ एग्जांपल्स फ्लोरेसेंस फिनोमिना के तो देखें तो फ्लोराइट होता है हमारे पास एक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं CaF2। ये फ्लोरेसेंस शो करता है। कुछ ऑर्गेनिक डाइज भी ऐसी हैं जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ईओसिन है, फ्लोरेसिन है, या सोडियम के, मरकरी के, आयोडीन के वेपर्स जो हैं वो भी फ्लोरेसेंस का फिनोमिना शो करते हैं। या फिर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेनिल सल्फेट UO2SO4, ये भी फ्लोरेसेंस शो करता है। अब एक मेन पॉइंट है जो हमें फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, वो क्या है कि जब भी हमारे पास फ्लोरेसेंस का फिनोमिना होता है तो जो एमिटेड लाइट है उसकी वेवलेंथ हमेशा ही एब्जॉर्ब्ड लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। अब आपको ये पता है कि जो एनर्जी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दैट मीन्स जो एमिटेड लाइट होती है उसकी एनर्जी कम होती है, या हम कहें उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है एब्जॉर्ब्ड लाइट से। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसको हम कहेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड जो है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रेज कर देगी एक सफिशिएंटली हायर लेवल पर। बट जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने ओरिजिनल लेवल पर ही वापस आ जाएं, वो उससे किसी नीचे वाले ऊपर वाले लेवल पर रुक सकते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी कम हो जाएगी जो एमिटेड लाइट है उसकी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट। तो एनर्जी जो होगी यहाँ पर वो कम होगी, और इसीलिए एनर्जी कम होगी तो हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी उस लाइट की, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो इसने कहा है कि अगर हमारे पास मरकरी वेपर्स हैं तो उस केस में द एमिटेड लाइट हैज़ द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट, कि उस केस में जो एमिटेड लाइट की वेवलेंथ होगी वो सेम वही होगी जो एब्जॉर्ब्ड लाइट की है। और ऐसा फिनोमिना जहाँ पर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड लाइट की वेवलेंथ सेम होती है उसको हम बोल देते हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। कुछ केसेस में क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ की भी लाइट ऑब्जर्व की जाती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अब थर्ड फिनोमिना फ्रॉम कैमिल्यूमिनेसेंस, या हम कहें सिंपली ल्यूमिनेसेंस, वो हमारे पास होता है फॉस्फोरेसेंस। अब ये फॉस्फोरेसेंस क्या है, ये लगभग वैसा ही है
जैसे हमने फ्लोरेसेंस किया हुआ है, इसमें चेंज क्या है कि जैसे फ्लोरेसेंस के केस में हमने क्या कहा था कि जैसे हम लाइट सोर्स को बंद करते हैं एनर्जी एमिट होनी स्टार्ट हो जाती है तभी के तभी, या फिर कुछ टाइम बाद भी हो सकती है इमीडिएटली ही होता है वैसे फ्लोरेसेंस में। लेकिन अगर वो लाइट एनर्जी इमीडिएटली या इंस्टेंटेनियसली ना एमिट हो करके कुछ टाइम के बाद एमिट हो तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। यानी कि यहाँ पर क्या है, देयर इज सम टाइम लैग, सम टाइम डिफरेंस बिटवीन द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ दैट लाइट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में और एमिशन ऑफ लाइट में एक टाइम लैग होता है, टाइम गैप होता है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं दोज आर नोन एज फॉस्फर्स और या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। आप देखो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, स्पेशल एक नाम दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्लो फ्लोरेसेंस। यानी कि है तो फ्लोरेसेंस की तरह ही लेकिन स्लो है कि इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट नहीं होती, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होती है। कुछ एग्जांपल्स इसके देखें तो हमारे पास है जिंक सल्फाइड और सल्फाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये जनरली फॉस्फोरेसेंस एग्जिबिट करते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर हो सकते हैं। आप देखो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलमोस्ट 99% एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज़ जैबलोंस्की डायग्राम, या हम कह सकते हैं फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस इन टर्म्स ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इनको हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम इनको पढ़ सकते हैं तो इसके लिए एक डायग्राम होता है जो अभी नेक्स्ट पेज पर आएगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखो ये फिगर देखो बेटा जो इन्होंने यहाँ पर ये ट्रांजिशंस दिखाई हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दे रखा है दैट इज़ द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। मैं इस वाली की बात कर रही हूँ, दिस इज़ द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, दोज टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड विद ऑपोजिट स्पिन। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल स्पिन 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब निकालेंगे तो दैट विल बी 1 एंड हैंस दिस इज़ नोन एज सिंगलेट स्टेट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिखा रखा है वो यहाँ पर सिंगलेट स्टेट में ही एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है कि जब यहाँ पर इसको रेडिएशंस हम देंगे यानी कि फोटॉन्स जब देंगे तो वो अपनी एनर्जी लेकर के जाएंगे, तो वो इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल पर वो कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं। तो ये है अपोजिट स्पिन के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर स्पिन ओरिएंटेशन हो जाए इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन की तो ये भी पैरेलल स्पिन के साथ हो जाएगा, और उस टाइम पर जो ये स्पिन स्टेट बनेगी दैट विल बी नोन एज ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ट्रिपलेट कैसे होगी कि दोनों स्पिन्स पैरेलल हैं तो ओवरऑल स्पिन हो गई 1 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s + 1 यानी कि 2 × 1 + 1 यानी कि 3, तो ये स्टेट हो गई ट्रिपलेट स्टेट। और यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल इसमें पेयर्ड वाले में है तो उसको हम कहेंगे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, और अगर कोई इस टाइप से ट्रिपलेट यानी कि सिंगल स्पिन वाले में है तो उसको हम कहेंगे ट्रिपलेट स्टेट। आप देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का आपको पता ही है। अब आ जाओ इस डायग्राम पर। तो ये जो डायग्राम है दिस इज़ नोन एज जैबलोंस्की डायग्राम। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। इस डायग्राम में हमने कुछ सिंगलेट स्टेट्स ड्रॉ कर रखे हैं, कुछ हमने ट्रिपलेट स्टेट्स ड्रॉ कर रखे हैं, और कुछ हमने दिखा रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशंस। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास ये है बेटा S0, दिस इज़ नोन एज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। देन हमारे पास आता है S1 फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट स्टेट, और कॉरस्पॉन्डिंगली S1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट स्टेट है T1, S2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट स्टेट है T2, और S3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट स्टेट है T3। अब अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो आप लोग ये भी देख सकते होगे कि जो जो फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट है T1 उसकी एनर्जी S1 से कम है। S1 हमारे पास ये है,
तो S1 से कम है। सिमिलरली जो T2 है उसकी एनर्जी S2 से कम है, एंड सिमिलरली जो T3 है उसकी एनर्जी S3 स्टेट से कम है। यानी कि ट्रिपलेट स्टेट हमेशा ही कॉरेस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट होती है। अब देखो फिर उसके बाद यहाँ पर हमें अलग अलग प्रोसेसेस को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि ES1 इज़ हायर देन दैट ऑफ ET1, सिमिलरली ES2 इज़ हायर देन दैट ऑफ ET2। अब उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, कि हमारे पास ये तो हो गई सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, इस वाले की मैं बात कर रही हूँ जो ये वाली है, और ये हो गई हमारे पास सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और जो ये इधर हमारे पास हैं इनको हम बोलेंगे एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट्स। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, कुछ अलग अलग फिनोमिनाज हम इन एक्साइटेशंस के बेस पर यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके S1 स्टेट में भी ट्रांजिशन शो कर सकता है, S2 में भी कर सकता है और S3 में भी कर सकता है। तो ये जो फिनोमिना है ये तीनों ही जो इस एरो से दिखा रखे हैं ये हमारे पास हैं सिंपली एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट्स में चला गया तो हो सकता है वो S3 से S2 में वापस आ जाए, या S2 से S1 में वापस आ जाए, या फिर क्या हो सकता है वो सिंगलेट एक्साइटेड फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड से S0 में वापस आ जाए। अब अगर हमारे पास होता है ऐसा कि वो S3 से आया है S2 में वापस, यानी कि ये वाला फिनोमिना, या फिर S2 से आया है S1 में वापस, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। तो इंटरनल कन्वर्जन बेसिकली क्या है, S3 से S2 में ट्रांजिशन या फिर S2 से S1 में, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ अंदरूनी चेंज हुआ है। अंदरूनी चेंज का मतलब है कि सिर्फ जो सिंगलेट स्टेट्स थी उनके बीच में चेंज हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। अब अगर हमारे पास हो बेटा ये वाला जो हमने पाथ 1 से डिनोट कर रखा है, यानी कि ये कि अगर जो कोई मॉलिक्यूल है वो S1 स्टेट से S0 में आया है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान से देखनी है बेटा, अगर हमारे पास है ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन, ये वाली ऐसे लाइन, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। और अगर ऐसे हो ये स्ट्रेट लाइन जैसे ये यहाँ पर दिखा रखी है आपको, तो उसको हम बोलेंगे रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो नॉन रेडिएटिव कौन सी होती हैं, जिनके केस में कोई रेडिएशंस एमिट नहीं होती, और रेडिएटिव ट्रांजिशंस वो होती हैं जिनके केस में किसी टाइप की रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो अगर हम देखें S1 से S0, तो हमें ये तो पता लग गया कि ये जिगजैग लाइन है, तो दिस ट्रांजिशन विल बी नॉन रेडिएटिव इन नेचर। और ये सिंपली क्या है, हीट की फॉर्म में ये रेडिएशंस या हीट की फॉर्म में ये अपनी एनर्जी लूज़ करके ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। अब उसके बाद है पाथ 2। पाथ 2 देखो बेटा कहाँ पर है, पाथ 2 हमारे पास ये वाला है, ये दिख रहा है लिखा हुआ, तो ये है हमारे पास पाथ 2। इसके अंदर क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल था वो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आया है बाय एमिटिंग एनर्जी। तो ये जो फिनोमिना होगा वो रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी, एंड दिस फिनोमिना इज़ नोन एज फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस में बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, एमिटेंस ऑफ लाइट हुई when the excited electrons returns from first excited singlet state to ground singlet state। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बेटा पाथ थर्ड। पाथ थर्ड हमारे पास ये है, लेकिन पाथ थर्ड से पहले हमें कुछ और भी दिखाना है। हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज़ कोई जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो S3 लेवल में चले गए, तो S3 से ये इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू आ गए S2 में। अब S2 से क्या होगा, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फॉलो करेंगे और ये इस एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट यानी कि S2 से T2 में आ सकते हैं। T2 में कैसे आएंगे, वो इस प्रोसेस से आएंगे। तो ये जो है फिनोमिना यानी कि the transition between singlet and triplet states, this is known as inter-system crossing। inter-system क्यों crossing क्यों बोला, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा रहे हैं, तो सिस्टम में चेंज हो गया, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंटर-सिस्टम क्रॉसिंग। अब क्या हो सकता है, सेम वे में यही मॉलिक्यूल्स T2 से T1 पर भी जा सकते हैं। अब ये T2 से T1 पर गए, या हम कहें एक्साइटेड सिंगलेट फर्स्ट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में T1 में जा सकते हैं।
तो ये दोनों ही प्रोसेसेस हो गए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। फिर क्या हो सकता है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे, जो फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में हमारे पास आए हैं, जो फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में हमारे पास आए हैं, वो हीट रेडिएशंस को एमिट करके ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आ सकते हैं यूजिंग पाथ 3। तो दिस फिनोमिना इज़ ऑल्सो नॉन रेडिएटिव इन नेचर। अब अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, ये जो ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल्स थे T1 स्टेट में, वो यहाँ से रेडिएशंस एमिट करें और वो ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आ जाए। तो ये होगा थ्रू द पाथ 4, और ये फोर्थ पाथ जो है, दिस इज़ द फिनोमिना फॉस्फोरेसेंस। तो फॉस्फोरेसेंस में बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन क्या हुई, ट्रांजिशन हुए T1 से S0, और अगर फ्लोरेसेंस की बात करें तो ट्रांजिशन थी S1 से S0। अगर फॉस्फोरेसेंस है तो T1 से S0। तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्कशन इसका हो गया। तो आपसे जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, तो वो ये पूछा जा सकता है, डिफाइन रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस यूजिंग जैबलोंस्की डायग्राम, या फिर आपको ये बोल सकते हैं डिफाइन द टर्म्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन और फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस ऑन द बेसिस ऑफ जैबलोंस्की डायग्राम। तो आपको अगर जैबलोंस्की डायग्राम, ये वाला डायग्राम पता होगा तो ही आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसके लिए बेटर है कि आप एक बार जैबलोंस्की डायग्राम को अच्छे से देख लें और आप ये देखें कि आपके पास जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं, चेंजेस जो हैं वो रेडिएटिव हैं कि नॉन रेडिएटिव हैं, ये भी आपको ऑब्ज़र्व यहाँ से कर लेना है। तो ये आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, ये अभी आप लोग देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की मैं वीडियो जल्दी ही डालती हूँ।